के लिए ना बेटा, एरोमेटिक के लिए 3 कंडीशंस हमने लिखी थी, ठीक है, कि वो कंपाउंड जिसमें ये 3 शर्तें पूरी हो रही हों वो एरोमेटिक होगा। पहली थी कि ये कि वो साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, और कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, ठीक है। मतलब साइक्लिक, प्लेनर और क्या हो जी, कॉन्जुगेटेड हो, ठीक है। मतलब कॉन्जुगेटेड का मतलब ये था कि उसके अंदर सारे के सारे जो कार्बन है ना रिंग के अंदर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तब उसमें कॉन्जुगेशन होगी, ठीक है। तो ये पहली 2 कंडीशन मतलब ये थी। और उसके बाद तीसरी कंडीशन थी कि हक्कर रूल के मुताबिक उसमें जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना वो या तो 6 हो, मतलब 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 वाले में कॉन्जुगेशन नहीं पॉसिबल, 2 हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो या 18 हो या 100 हो, ठीक है, तो वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज वो एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। एक बात याद रखें कि ये जो हक्कल रूल है ना ये ऑब्जर्वेशन है कि सिर्फ वो वाले कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं जिनके अंदर इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ये और ये होती है, बाकी नहीं होते। क्यों नहीं होते उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो हक्कल रूल का स्टेबिलिटी में क्या किरदार है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल क्यों होता है, 4 वाला स्टेबल क्यों नहीं होता, ठीक है, या 8 वाला स्टेबल क्यों नहीं होता, 10 वाला स्टेबल क्यों होता है, ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस करनी है, ठीक है जी। ओके सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये अगर आपको कल समझ आ गई हो कि भाई हम किस तरह से उनके एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिटल्स किस तरह से ड्रा करते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये हमें क्लियर है तो उसके लिए हमने ये इसको ना फ्रॉस्ट मशीन कहते हैं या फ्रॉस्ट डायग्राम कहते हैं। ये जो हम दायरे के अंदर बना लेते हैं ना कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे दायरे के अंदर आपके सामने ये साइक्लिक जो ना वो 3 जो क्या कहते हैं प्रोपीन बना हुआ है, साइक्लिक ब्यूटाइल बना हुआ है, इस तरह से सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर बने ना, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है। तो इनको जो दायरे के अंदर बनाते हैं इसको फ्रॉस्ट मशीन या फ्रॉस्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। साइंटिस्ट का फ्रॉस्ट उसने ये फार्मूला दिया था कि इसको याद रखने का तरीका ये जो मैंने कल बताया था आपको कि दायरे के दरमियान से लाइन लगाएंगे, जो लाइन से ऊपर वाले वो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, लाइन से नीचे वाले बॉन्डिंग होंगे, और जो लाइन के ऊपर आएंगे वो नॉन बॉन्डिंग होंगे। खैर ये हमने कल डिस्कस किया था कि किस तरह से उसमें ऑर्बिटल्स बनते हैं और एनर्जी लेवल्स बनते हैं। आज हमने देखना है कि भाई जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्टेबिलिटी में क्या किरदार है। तो बेसिकली जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इनको हम कहते हैं कि ये जो है वो ऑड नंबर ऑफ ऑड पेयर्स की होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिनके अंदर होते हैं, हम कहते हैं पहली 2 कंडीशंस की हम बात नहीं कर रहे, जाहिर है वो होंगी तो फिर हम तीसरी कंडीशन पे आएंगे, ठीक है। तो वो कहता है कि जिन कंपाउंड्स के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मतलब ये है कि उनके अंदर ऑड पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। ऑड का मतलब होता है मतलब ताक होते हैं, एक पेयर होगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर होंगे मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 पेयर होंगे मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 7 पेयर्स होंगे मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। तो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ये वाली होगी वो एरोमेटिक होंगे। और उनकी एरोमेटिसिटी क्यों होगी, क्योंकि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि बेंजीन की बात हम करते हैं, बेंजीन के 3 बनते हैं और बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल 3 बनते हैं एंटी बॉन्डिंग वाले, ठीक है। और जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग वालों में फिल हो जाते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में 2 आप एमओटी के थ्रू जो ना उसके एनर्जी लेवल बने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाले, और इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में आ गए हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स होते हैं ना वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं वो मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करते हैं, वो स्टेबिलिटी को कम करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में ज्यादा होंगे उतना मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे जैसे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, वो अनस्टेबल होता रहेगा कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड, ठीक है। दूसरी बात ये है कि स्टेबिलिटी के लिए आपने एक और बात पढ़ी हुई है कि जो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। तो अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फील्ड होंगे मतलब उनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, ठीक है ना। ये पेयर्ड का लफ्ज आपने याद रखना है। स्पिन पेयर्ड का बेसिकली इसका ताल्लुक होता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों की स्पिन ऑपोजिट होती है, ठीक है। ये जो आपको तीर के निशान नजर आ रहे हैं इनको उल्टा बनाने का मकसद भी यही होता है कि एक की स्पिन जो ना वो दूसरे की स्पिन से ऑपोजिट है, एक की क्लॉकवाइज है एक की एंटी क्लॉकवाइज है। ये आपने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में,
ठीक है। तो इनको हम कहते हैं स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो स्पिन पेयर्ड जो पोजीशन होती है ये ज्यादा स्टेबल होती है। तो ओवरऑल अगर हम इसका कंक्लूड करें और हम इसको समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि बेंजीन क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे और वो 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आए हैं, वो बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स में आए हैं। सिर्फ बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स में आना ही कमाल नहीं, बल्कि उसके अंदर पेयर्ड होना भी जो ना वो एक बहुत अहम प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है वो स्टेबल हो जाता मॉलिक्यूल। ठीक है। तो अब ये जो मैंने एक लाइन कहीं से कॉपी की हुई है बेसिकली, ठीक है, कि कंप्लीटली फिल्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का जो होना वो जो है वो उसको स्टेबल करता है मॉलिक्यूल को। ठीक है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो नॉन बॉन्डिंग में जाता है ना ही एंटी बॉन्डिंग में जाता है। ठीक है। नॉन बॉन्डिंग का तो कोई किरदार नहीं होता स्टेबिलिटी में या अनस्टेबिलिटी में, लेकिन एंटी बॉन्डिंग जो है ना उसको अनस्टेबल करता है। इसी तरह हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो क्यों स्टेबल होते हैं। तो मैंने स्टेबिलिटी के लिए रीजन बताई है कि ये सारे कंपाउंड्स जो हैं इनके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। और नंबर 2 इनमें क्या होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा कि ये हमारे पास जो बी वाली है एग्जांपल, एक मिनट, ये वाला देखें, साइक्लोपेंटाडाइईन जो है ना, ये अगर साइक्लोपेंटाडाइईन की बात करें तो ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर नहीं है। इसके अंदर जो sp2 हाइब्रिडाइज वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। जिस एटम को मैंने इंसर्कल किया ना ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बाकी जो चारों हैं ये जो जिनके साथ मैंने छोटी छोटी लाइनें लगाई हैं ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन है कि सारे के सारे एटम क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। ठीक है। मतलब उनके अंदर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होना चाहिए। बेसिक जो कंडीशन होना जो चाहिए होती है वो ये होती है कि उसके अंदर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है। अब अगर साइक्लोपेंटाडाइईन की बात करें तो उसमें अनहाइब्रिडाइज्ड जो ना वो p ऑर्बिटल नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें इसकी साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन, ये क्या चीज है कि इसके अंदर हमने क्या किया कि ये वाले जो बॉन्ड है ये तो अपनी जगह पे मौजूद है, ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन लगी है दो। अब ये वाला जो एटम है ना इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, और ये अब बन गया साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन। अब इससे क्या हुआ, इससे दो काम हो गए। नंबर 1 तो एक ही हो गया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी थी जी, 4 थी, 1 2 3 4। अब अचानक कितने हो गए जी, 6 हो गए। एक तो फायदा ये हो गया, और 6 जो है वो हक्कल नंबर है आपको पता है। और दूसरा फायदा ये हुआ कि ये जो एटम था जो sp3 हाइब्रिडाइज था, ये जब इस स्टेट में आया तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई है। ठीक है। अब ये कौन सा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है और इसका एक p ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब इस पोजीशन में ये जो है वो सर इसके बॉन्डिंग में पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं? जी इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए हैं? गेन किए ना किसी से। ये बेसिकली एसिडिक कह लें बेसिक कंपाउंड होता है, फौरन से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है अगर इसको कई इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसके करीब आता है तो। ठीक है। इसको ठीक है। मैं और एक ये जो और दो लाइनें जी ये जो दो लाइनें आपने लगाई ये दोनों बॉन्ड को शो कर रही हैं हाँ जी, कि वैसे आपने लगाई? ये दोनों बॉन्ड को शो कर रही है। मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ, वो मैंने एंड पे रखी हुई है ठीक है। कॉन्सेप्ट के लिए। इसी के ये वाली डायग्राम ये देखिएगा जरा कि ये जो ऊपर वाला है ये साइक्लोपेंटाडाइईन है। इसमें ये वाला जो कार्बन है ना इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड p नहीं है। इन दोनों के पास अनहाइब्रिडाइज्ड p है, ये ओवरलैप कर सकते हैं। अबव एंड बिलो ओवरलैप आपको पता है किसका होता है, पाई बॉन्ड का। ठीक है। ये एक बड़ी बेसिक सी चीज है। लेकिन ये वाला जो ओवरलैप है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे कॉन्जुगेशन लॉस्ट हो जाती है, यहाँ पे ओवरलैप मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होती। लेकिन जब ये साइक्लोपेंटाडाइईन कन्वर्ट होता है एनाइन में या केटाइन में, एनाइन या केटाइन का मतलब आपको पता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो तब उसका 5 के 5 जो पांचों एटम्स हैं उनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं और उनके अंदर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल आ जाता है। इस सूरत में क्या होता है कि उसका कंप्लीट ओवरलैप हो जाता है और ये कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो जाती है। अबव एंड बिलो कंप्लीट ओवरलैप हो सकता है पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स का, और इसमें कॉन्जुगेशन अब पॉसिबल है। कॉन्जुगेशन आपको पता होता है कि वो कंप्लीट एक ओवरलैप हो सके, एक जो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो।
तो ये डायग्राम से आपको इसका कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। जी मुनीब। सर इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करते हैं और दूसरा इसमें हम ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट को भी स्टडी करते हैं। यार वो हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मैं लफ्ज बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, सही है ना। और नहीं आपको सर जी, देखते हैं इसमें ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट को स्टडी करते हैं, अभी ने आपने ड्रॉ कर रहे कार्बन की होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी हुई है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की। जी जी। हाँ, तो एक्साइटेड स्टेट में जाके वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है, एक s 2 p हिस्सा लेते हैं, एक p हिस्सा नहीं लेता, वो अनहाइब्रिडाइज रह जाता है। तो वो उसकी हम बात कर रहे हैं। वो अब हमारा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी हुई है बड़ी दफा, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, उसके बाद फिर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो ना उसको पढ़ा हुआ है, आपने उसको वो इनऑर्गेनिक में बात पढ़ा बिल्कुल हुआ है। ठीक है ठीक है, सर, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर जब एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा तो फिर वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो उसका p है वो तो खाली हो जाएगा। हाँ तो वो किस तरह से फिर उससे, हाँ वो जो आपकी बात है ना, हमें देखो इस चीज से गरज नहीं है कि पी खाली है या उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इससे हमें ठीक गर्ज है। नहीं है, हमें पी चाहिए, अनहाइब्रिडाइज्ड पी चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो ना वो इस चीज से मतलब नहीं है कि वो पी एम्प्टी है या उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, या नॉर्मली अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, या वो केटाइन या एनाइन होगा, या उसके केटाइन की सूरत में वो खाली होगा और एनाइन की सूरत में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो जो है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि वो क्या, उसकी कंडीशन क्या है वहां पे। सर जब ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉन होना लाजमी है p में। जी नहीं, ये अगर जो उसने कॉन्जुगेशन वाली ओवरलैप ओवरलैप है करके, ना, इसके लिए हम क्या कहते हैं, लफ्ज यूज करते हैं डीलोकलाइजेशन का, सुना हुआ लफ्ज। हम कहते हैं कि जो जैसा इलेक्ट्रॉन है चाहे 4 रह जाएं, वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बारी बारी जो ना वो डीलोकलाइज होते हैं रिंग पे, और सारे एटम बारी बारी आपस में क्या करते हैं जी, ओवरलैप करते हैं। सर देखिए जब पाई बॉन्ड बनेगा तो उसमें जो होगी वो ओवरलैपिंग होगी, हाँ जी, पैरेलल ओवरलैपिंग होगी हाँ तो जी। पाई बॉन्ड बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो ओवरलैपिंग किस तरह करेंगे और यार किस मैं तरह वो कह रहा हूँ बॉन्ड कि बनेगा। डीलोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपके जेहन में है, डीलोकलाइजेशन क्या होती है। और मुझे पता है डिलोकलाइजेशन का, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, न्यूक्लियस दोनों के अंदर नहीं होते, यानी कि ऊपर वो होते हैं। ओहो नहीं यार, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइज बॉन्ड देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज करें आप कह रहे हैं जी कि एक पी खाली है, ठीक है, इसका बॉन्ड बना इसके साथ, ठीक है, और इसका बॉन्ड बना इसके साथ, 2 पाई बॉन्ड बन गए। ठीक है, बन गए। अच्छा नेक्स्ट क्या हुआ कि इसका बॉन्ड बना इसके साथ और इसका बॉन्ड बना इसके साथ, कितने बन गए, फिर 2 बन गए। ठीक है, जी फिर क्या होगा, इसका इसके साथ बनेगा और इसका इसके साथ बनेगा, या हो सकता है जो ना वो ये ऐसे ऐसे बन जाए। ठीक है, अब ये डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज है ना, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं कि हमें किसी एक वक्त पे ये नहीं कह सकते कि बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है या यहाँ पे बना हुआ, वो इतनी तेजी से डीलोकलाइज होता है कि हम ओवरऑल कह देते हैं कि ये पार्शियल जो एक बॉन्ड है वो हर जगह मौजूद है। ठीक है, ठीक है। ये डीलोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। ये जो ना फर्स्ट टॉपिक है जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का पहला टॉपिक है एमयूएनएस पे, लोकलाइज एंड डीलोकलाइज बॉन्ड। ठीक है, वहां से आप इसको एक दफा उसको रिवाइज कर सकते हैं, डीलोकलाइज बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, जो अपनी पोजीशन चेंज करता है, और हम उसको क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि फिर बारी बारी डिस्कस करने की बजाय हम कहते हैं कि पांचों के पांचों हिस्सा ले रहे हैं। एमओटी का जो कॉन्सेप्ट यही है ना, कि सारे एक ही वक्त में बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, वो 5 हैं, एक नीचे आ गया है, ठीक है, 2 इधर आ गए हैं और 2 यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, ये एमओटी कहती है कि इस तरह ओवरलैप हुआ है। अब कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, चाहे 10 है, चाहे 8 है, चाहे 5 है, चाहे 4 है, जितने भी है ना वो आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं, 2 इधर रख दें। ठीक है, अगर 4 है तो 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, अगर 6 है तो 2 इधर आ जाएंगे। ये बात समझ आ रही है आपको। जी ठीक सर है, आगे तो अब बस ये समझ आ एमओटी गया का मुझे। कॉन्सेप्ट है डीलोकलाइजेशन के हवाले से, कि उसको हम डीलोकलाइजेशन को एमओटी के हवाले से करते हैं, तो वो कहती है कि एक ही वक्त में सारे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बन जाता है तो फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिलिंग करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। अच्छा जी, अब वापस आ जाए साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एनाइन बना है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और 2 इसके पास अब जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन से मुराद वो वाले इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल है, वो टोटल 6 हो गए हैं। ठीक है, 4 पहले से थे, अब आयन बनने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन मजीद आ गए हैं। ठीक है, और इसके जो ऑर्बिटल्स हैं, एनर्जी लेवल्स, वो इस तरह से बनते हैं, आपने पढ़ा हुआ कल जो रूल पढ़ा था ऑड के लिए,
के लिए एक हाईएस्ट एक लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है, 2 उससे ऊपर वाले और 2 उससे ऊपर वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आए हैं और सारे के सारे जो ना वो पेयर्ड हैं बेंजीन की तरह। तो इस वजह से ये भी एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन है, इसके अंदर एरोमेटिसिटी वाली सारी कंडीशंस पाई जाती हैं, इसको हम कहते हैं ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अच्छा ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब इसी तरह से साइक्लोहेप्टाट्राइइन है, ठीक है। साइक्लोहेप्टाट्राइइन जो है ना, ये आपको ये डायग्राम की नजर। अब हम बात कर रहे हैं साइक्लोहेप्टाट्राइइन की। साइक्लोहेप्टाट्राइइन इस शेप में अगर होगा तो इसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि इसका ये वाला जो इनसर्कल हुआ है एटम, ये sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। अच्छा, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कब होता है? जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल केटाइन बन जाएगा, ठीक है। जब हम इसकी एमओटी डायग्राम बनाएंगे, अब चूंकि ये ऑड है, ठीक है, एक लोएस्ट एनर्जी लेवल वाला, 2 उससे ऊपर और 2 उससे ऊपर, 2 उससे ऊपर, टोटल 7 बनने हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने हैं, जिनमें से एक सबसे लोएस्ट है, बाकी 6 जो हैं वो 2-2 पेयर्स की शक्ल में, 3 पेयर्स की शक्ल में मौजूद हैं, ठीक है। नीचे वाले जो 2 लेवल हैं टोटल, एक ये लेवल और एक ये लेवल, ये बॉन्डिंग वाला, और ऊपर वाले 2 एंटी बॉन्डिंग। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन पहले भी 6 ही थे, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं, उनकी जब फिलिंग करते हैं वो सारे के सारे बॉन्डिंग में आ जाते हैं और पेयर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये भी क्या है, एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल केटाइन जो होता है, इसके अंदर सारी कंडीशन एरोमेटिसिटी वाली पाई जाती हैं और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन कंपाउंड है एक, ठीक है। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन बजाते खुद तो कुछ नहीं होता, ठीक है। ना तो वो ये जो ऊपर इसकी डायग्राम बनी हुई है, ये यहाँ पे ये जो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है, ये बजाते खुद तो नहीं होता एरोमेटिक, क्योंकि इसमें ये प्लेनर नहीं है, ना इसमें हक्कल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन ये कैटाइन की फॉर्म में और एनाइन की फॉर्म में, दोनों फॉर्म में ये होता है एरोमेटिक। किस तरह से? कैटाइन एनाइन की फॉर्म में क्या है? डाई एनाइन इसको हम कहते हैं। डाई एनाइन का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा कि इसका ये वाला एटम जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ये वाला एटम जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही है, लेकिन इन दोनों के पास जो ना वो 2-2 पाई इलेक्ट्रॉन है, बाकी 6 एटम्स के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और इसका जो एनर्जी लेवल अगर हम ड्रॉ करें तो 2 इसके आ जाते हैं। ये देखो, ये अगर हम इसको कहा था कि इसके एक सबसे लोएस्ट वाला, एक सबसे हाईएस्ट वाला, बाकी 3 दरमियान में पेयर्स हैं, जिनमें से दरमियान वाला पेयर जो है वो हम उसको कह रहे हैं ये नॉन बॉन्डिंग है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग करते हैं तो वो सारे के सारे बॉन्डिंग में आते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन इसके नॉन बॉन्डिंग में आते हैं। मैंने शुरू में कहा है कि नॉन बॉन्डिंग का स्टेबिलिटी में कोई किरदार नहीं है, ना वो स्टेबल करता है, ना वो अनस्टेबल करता है, वो न्यूट्रल रखता है उसको, ठीक है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर अनस्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी है। बॉन्डिंग के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 6 के 6 पेयर्ड हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाइकेटाइन, डाइकेटाइन क्या होगा? जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, मतलब इसके पास जो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन थे, आप किस पे आए हैं? 6 पे आए हैं, तो इसका मतलब आपने 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? लूज किए हैं। अब ऑर्बिटल्स तो वैसे ही बनेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में क्या होगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 6 के 6 वो किस में आ जाएंगे? बॉन्डिंग में आ जाएंगे, बॉन्डिंग में आएंगे और पेयर्ड होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो डाई एनाइन की निस्बत डाइकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये 3-4 एग्जांपल्स थी जिसमें हमने देखा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और वो हक्कल रूल को किस तरह फॉलो करते हैं। ये 9 बनेगा या डाइकेटाइन बनेगा जी, तो फिर ये प्लेन में आ जाएगा। हाँ, ये इसके जो डाई एनाइन और डाइकेटाइन है ना, उनके बारे में जो ना वो एविडेंस मिलता है एक्सरे स्टडीज से कि वो प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अगर वो प्लेनर नहीं है तो हम कह ही नहीं सकते, वो एरोमेटिक नहीं हो सकता।